2 के बारे में। आइए, हम आपको कल बताए थे यहाँ पर संरचना और प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार का होता है। तो हमने आपको बताया था 4 प्रकार का होता है और हम इसकी चर्चा कर चुके थे पहले कि संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो हमने आपको बताया था संख्यावाचक विशेषण जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहीं हमने आपको बताया था निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो है ये भी 5 प्रकार के होते हैं और वहीं अनिश्चित संख्यावाचक जो है इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कुछ शब्द आते हैं जिसके आधार पर इसका चुनाव किया जाता है। हम आइए अभी सबसे पहले हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार के बारे में। तो हमने आपको ये भी बता दिया था कि ये 5 प्रकार कौन कौन से थे। क्रमबोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक और गणना बोधक। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देखें, जिसका मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आइए हम इसके आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो है कौन से निश्चित संख्यावाचक हैं और कौन से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम बात करेंगे बाजार में 3 लड़के हैं। बाजार में 3 लड़के हैं। आपको यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है 3 लड़के, यानी कि कन्फर्म है कि हाँ 3 ही लड़के हैं। तो जहाँ पर भी ये बात पक्की होगी कि वहाँ पर एकदम कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ यहाँ पर 2, 3, 4, 10, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर निश्चित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, बाजार में कोई 200 लड़के खड़े होंगे। कोई 200 का मतलब क्या है, 200 हैं पता नहीं है, लगभग 200 होंगे, 200 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं हम अगर बात करेंगे इसके तीसरे एग्जाम्पल की, माँ ने 2 दर्जन केले खरीदे। माँ ने कितने खरीदे केले, 2 दर्जन। तो यानी कि निश्चित है कि 2 ही दर्जन लिए हैं, यानी कि 12 केला, तो यानी कि 24 केला। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। वहीं हम बात करते हैं चौथे एग्जाम्पल से इसकी, राधा 5वीं मंजिल पर रहती है। तो अगर कोई पूछेगा किस मंजिल पर रहती है, 5वीं मंजिल पर रहती है, यानी पता है कि यहाँ 5वीं मंजिल पर है, तो इसलिए यह भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अभी आइए हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे प्रकार की, परिमाणवाचक विशेषण की। किसकी, परिमाणवाचक विशेषण। अगर हम इसके परिभाषा की बात करेंगे, जिनको नापा या तौला जाए उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। हम आइए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। इसके हम पहले एग्जाम्पल की बात करेंगे, बाजार से 5 लीटर दूध ले आना। यानी कि निश्चित है कि कितना दूध लाना है, 5 लीटर, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर अगर अभी थोड़ा बहुत ये सभी अगर प्रयोग होता तो वह कहाँ चला जाता, तो वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत चला जाता। आइए हम इसके दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 5 किलो चावल, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 किलो चावल बोल रहा है, यानी कि फिक्स है, इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसी तरह से आप इसके तीसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, सीता 4 मीटर कपड़ा लाई। सीता कितना कपड़ा लाई, तो 4 मीटर लाई, इसलिए यहाँ पर भी निश्चित है कि 4 मीटर लाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। हम ये बात कर लेते हैं वहीं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो अनिश्चित जो है, या इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जरा सा अचार दे दो। क्या, जरा सा अचार दे दो। तो जहाँ भी जरा सा, बहुत कम, ऐसा कुछ अगर आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है, चूँकि पता ही नहीं रहता है कि देना कितना है या क्या करना है, बस
हाँ करना है, लेकिन क्या करना है कितना ये नहीं पता होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे थोड़ा खाना लाओ, तो थोड़ा में कोई थोड़ी नहीं पता है कितना लाना है, या तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि जहाँ भी ये आपको मैंने दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये सारे शब्द आते हैं, कुछ कई थोड़ा ये सभी अनिश्चित के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है, तो परिमाण के लिए वो शब्द नहीं आएंगे, वहाँ पर जरा सा, बहुत कम, 20 एक, ये सभी आएंगे। तो आइए हम अभी इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, तालाब में बहुत कम पानी है। कितना पानी है नहीं पता है, लेकिन बहुत कम है। वहीं आप देख सकते हैं हमारे पास 20 एकड़ ज़मीन है। 20 एकड़ ज़मीन है, यानी कि 20 एकड़ है या 1 एकड़ है, ये कन्फर्म नहीं है। तो जहाँ पर भी एकदम पक्का ना हो, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अनिश्चित हो जाता है। और परिमाण की बात कर रहा है तो यह परिमाणवाचक हो जाएगा। भी आइए हम बात कर लेते हैं इसके तीसरे प्रकार की, यानी सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, वाक्य में शुरू में सर्वनाम और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए। क्या वाक्य में शुरू में क्या आए, सर्वनाम आए। वाक्य की शुरुआत में सर्वनाम आए और उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द अगर आता है तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले सर्वनाम आया है, यहाँ भी सबसे पहले सर्वनाम आया है और यहाँ भी सर्वनाम ही है। और उसके तुरंत बाद ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और व्यक्ति जो है यह भी संज्ञा ही है। तो इसलिए हमने आपको यहाँ पर जिसकी परिभाषा है उसमें भी देखिए, आप देख सकते हैं, वाक्य में शुरू में सर्वनाम और उसके तुरंत बाद क्या संज्ञा शब्द आए तो वह क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह कुत्ता मेरा है, यह कुत्ता मेरा है। यह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है और उसके तुरंत बाद कुत्ता जो है यह एक संज्ञा शब्द है। तो सर्वनाम के तुरंत बाद जब भी संज्ञा शब्द आए वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। वहीं अगर हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की, अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे, यह तोता बोल रहा है, यह तोता बोल रहा है। तो यह क्या है, एक सर्वनाम है और तोता एक संज्ञा शब्द है। सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आए तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। तो आइए हम इसके तीसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है, कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, पहला शब्द सर्वनाम है और दूसरा उसके तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ भी सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अभी आइए हम बात कर लेते हैं इसके चौथे प्रकार की, गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुण, जहाँ भी आपको ये सभी शब्द दिखाई पड़ेंगे वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे दयालु, ईमानदार, भला, अच्छा, शांत और श्रेष्ठ। जैसे कोई कह दे श्याम बहुत दयालु लड़का है, यहाँ पर अगर कोई पूछ ले दयालु पर लगाकर कौन सा विशेषण है तो आप बताएंगे गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ठोस, दोष के अंतर्गत क्या आता है, झूठा, बेईमान, लालची, कंजूस, बुरा, डरपोक, ये सभी गुणवाचक विशेषण के ही अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, समय और दशा, स्पर्श, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो भी बात किया गया है, जैसे आकार में देख सकते हैं चौकोर, छोटा, बड़ा, लंबा, ऊंचा, गोलाकार। वहीं अगर रंग की बात करते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, ये सभी को क्या है, ये सभी गुण के अंतर्गत ही आएंगे। इसी तरह स्वाद की अगर बात करेंगे, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा। समय की अगर बात करोगे, मासिक, दैनिक, तिमाही, छमाही, साप्ताहिक, ये सभी समय के अंतर्गत, जहाँ भी समय की बात की गई हो वहाँ भी क्या होता है, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। इसी तरह से आप दशा की देख सकते हैं, दशा में जवान, बुढ़ापा, युवा, तरुण, किशोर, ये सभी क्या होगा, ये सभी जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह से स्पर्श में देख सकते हैं आप, मुलायम, कठोर, खुरदरा, ठोस, द्रव। और अगर हम संज्ञा संबंधी बात करेंगे तो बुराई, जैसे मुंबईया,
बनारसी साड़ी, लखनवी, जोधपुरी, ये सभी क्या है, तो ये सभी भी विशेषण कौन से विशेषण के अंतर्गत आएंगे, तो ये सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हम ये बात कर लेते हैं विशेषण की अवस्था के बारे में। तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्था होती है? पहला होता है मूलावस्था, दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। हम अगर बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं मूलावस्था के बारे में। मूलावस्था की जो परिभाषा होती है वह होती है जब किसी से तुलना ना हो, यानी केवल उसी के बारे में बात हो रही हो, तो वहाँ पर मूलावस्था होता है। अगर हम वही बात करेंगे उत्तरावस्था की, तो जब तुलना अन्य से हो, किससे? अन्य से, 2, 3, 4, 8, 10 इन सभी से अगर तुलना होगी तो क्या होगा? उत्तरावस्था होगा। और अगर वहीं उत्तमावस्था की बात करते हैं हम, जब तुलना सबसे हो, यानी कि किसी 1, 2, 3, 4 से नहीं, सभी से, तब वहाँ पर क्या होता है? उत्तमावस्था हो जाता है। हम सबसे पहले बात करेंगे मूलावस्था के बारे में। मूलावस्था की अगर हम बात करेंगे तो जब किसी से तुलना ना हो वहाँ पर मूलावस्था होता है। जैसे आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं, नीम कड़वा है। नीम क्या है? तो कड़वा है। तो यहाँ पर किसी भी अन्य से तुलना नहीं की गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूलावस्था के अंतर्गत आएगा। ये क्वेश्चन जो है यूपी कांस्टेबल में 49,500 कुछ जो आया था उसमें पूछा गया था। हम इसी तरह से अगर बात करें, उसने पूछ लिया था, ऐसे एक सेंटेंस दिया गया था और पूछा था यह विशेषण की किस अवस्था के अंतर्गत आता है, और जो है ऑप्शन में मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था और इनमें से कोई नहीं जो है करके जो है वह दिया था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मूलावस्था हो जाएगा। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं राम, दूसरे एग्जाम्पल की, राम ईमानदार है। राम क्या है? तो ईमानदार है। तो इसमें कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो ये भी मूलावस्था के अंतर्गत आएगी, चूँकि इसमें किसी से तुलना नहीं की गई है। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तमावस्था की, तो उत्तमावस्था उसे कहते हैं जहाँ पर किसी दूसरे, तीसरे या चौथे से तुलना की जाए। जैसे करेला नीम से कड़वा है। करेला किससे कड़वा है? तो नीम से कड़वा है। यहाँ पर करेला और नीम की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसलिए यहाँ पर उत्तरावस्था हो जाएगा। उसी तरह से आप दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, राम महेश से ईमानदार है। तो राम किससे ईमानदार है? तो महेश से ईमानदार है। तो इसलिए यहाँ पर भी उत्तरावस्था हो जाएगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से की गई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, अगर हम उत्तमावस्था की बात करेंगे, जब तुलना सबसे हो तो वहाँ पर क्या होता है? उत्तमावस्था हो जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से, करेला सबसे कड़वा है, यानी कि करेला से ज़्यादा कड़वा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तमावस्था हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं राम सबसे ईमानदार है, यानी कि राम से ज़्यादा ईमानदार कोई है ही नहीं, तो इसलिए अभी क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उत्तमावस्था के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से हम अभी आइए बात कर लेते हैं उच्चतर और उच्चतम के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जैसे उच्च के अंतर्गत आएगा निम्न। अगर हम इसके निम्न के उच्चतर की बात करेंगे तो यह निम्नतर हो जाएगा, और वहीं अगर हम इसके उच्चतम अवस्था की बात करते हैं तो यह निम्नतम हो जाएगा। यानी लास्ट में तम लग जाएगा और यहाँ पर तर लग जाएगा, और यहाँ पर केवल इतना ही लिखा जाता है। इसी तरह से लगभग सभी सेंटेंस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कटु, कटुतर और कटुतम, यानी कि उत्तमावस्था में तम लगता है, उत्तरावस्था में तर लगता है, और जो उच्च होते हैं उनमें कुछ नहीं लगता, बस केवल मूल शब्द लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं लघु, उसकी अगर उच्चतर अवस्था की बात करते हैं तो लघुत्तर, यहाँ पर थोड़ा सा और रहेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लघुत्तम। इसी तरह से आप अच्छी की देख सकते हैं, अच्छी, अधिक अच्छी और सबसे अच्छी। वहीं अगर मधुर की बात करते हैं, मधुर, मधुरतर और मधुरतम हो जाता है। तो आज हम विशेषण की पूरी क्लास कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि विशेषण आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है कृपया वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।